तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 102 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा जब पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही मार्क किया है, कितने क्वेश्चन को गलत मार्क किया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें बना था। और जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं? यानी कि कोशिका को ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा। तो देखो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्तकण क्या करते हैं? तो कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं? तो कोशिका को ले जाके ऑक्सीजन को दे देते हैं। और कोशिका क्या करता है? कोशिका में किसको देते हैं? तो माइटोकांड्रिया को देते हैं। माइटोकांड्रिया क्या करता है? तो उसमें उस ऑक्सीजन के थ्रू उसमें वो क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप एटीपी बनते हैं। एटीपी के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है और जो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो लाल रक्तकण यानी कि रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? तो कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। तो ये तो सबको पता है कि सोडियम किससे मिलता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नमक। नमक क्या है? तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो ये भी सबको पता है कि विटामिन, देखो आँख नेत्र ज्योति, यानी कि मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी किससे रिलेटेड है? तो आपकी आँख से। वही पूछ रहा है विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो वो किससे ठीक रहती है? तो विटामिन ए से ठीक रहती है। और इसकी कमी से रतौंधी, किरेटोमलेशिया, वाइटाइटिस स्पॉट, ये सारे आँख से रिलेटेड बीमारियाँ होने शुरू हो जाती हैं। इसमें आपको रतौंधी तो सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो उसी वही दिया है कि निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो वो है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन बी। अब चौथा क्वेश्चन है, वसा की कमी से होता है। तो देखो मधुमेह तो होगा नहीं, मोटापा तो अधिकता से होता है, क्वाशियोरकर तो प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसमें हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, फाइनोडर्मा। देखो फाइनोडर्मा वसा की कमी से आपके जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स नहीं, आपके देखो फैटी एसिड्स जो होते हैं उनकी वजह से फाइनोडर्मा होता है। लेकिन यहाँ पे दिया है वसा की कमी से, तो वसा की कमी तो मधुमेह होगा नहीं, सी ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन होगा नहीं। मोटापा तो आपके वसा की अधिकता से होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइनोडर्मा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में ऊर्जा संग्रह का रूप है। ऊर्जा संग्रह, शरीर में ऊर्जा किस फॉर्म में रहता है, या कह सकते हो कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो वो हमको मिलता है ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो स्टोर रहती है। किसके फॉर्म में स्टोर रहती है? तो ग्लूकोज के फॉर्म में। ये किसका रूप है? तो कार्बोज का रूप है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका डी है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं? तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में पूछ रहा है कि कितने आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं। तो वो आपके होते हैं 10। देखो 10 इसेंशियल होते हैं और नॉन इसेंशियल भी 10 होते हैं। अमाइनो एसिड्स कुल आपके 20 पाए जाते हैं, जिसमें नॉन इसेंशियल और इसेंशियल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल और
अनावश्यक कह सकते हो अमीनो अम्ल। ये आपके 20 होते हैं जिसको 10-10 की संख्या में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है रोगों को समाप्त करना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना। ये पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, रोगों को समाप्त करना भी हो सकता है, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना भी हो सकता है, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता प्रदान करना। ये पोषण एवं आहार विज्ञान का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य को बनाए रखना और व्यक्ति के कार्यकुशलता में वृद्धि करना। ये पोषण एवं आहार का क्या है, ब्रॉड उद्देश्य कह सकते हैं। पोषक तत्वों के सिर्फ कार्यों को जान लेना पोषण एवं आहार का उद्देश्य नहीं होता। रोगों को समाप्त करना, सिर्फ कह रहा है रोगों को समाप्त करना, पोषक, ये एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हम एक ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो एक ऑप्शन हमको बेस्ट चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्यकुशल व्यक्ति कब होगा, जब वो स्वस्थ रहेगा। तो इसमें वो दोनों ऑप्शन क्या डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तो आ ही जाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है। तो ये तो सबको पता है कि मानव शरीर को पोषण प्रदान कौन करता है, तो भोजन करता है। ऑक्सीजन तो अकेले करेगा नहीं, प्रकाश तो करेगा नहीं, जल तो अकेले करेगा नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भोजन। भोजन क्या करता है, तो हमारा पोषण करता है। माता पिता पालते हैं, और पालन पोषण तो सुने ही होंगे, माता पिता का काम है पालना और भोजन का कार्य है पोषण करना। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है, तो फाइब्रो दिया है, ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रिनोजेन ऐसे करके दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा उटपटांग थोड़ा सा है, ये फाइब्रिनोजन ऐसे दिया है यहाँ पे, अंग्रेजी वाले में आते हैं। फाइब्रिनोजन आपका क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। इसकी वजह से, इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, आरबीसी के कोशिका द्रव में पाया जाने वाला लाल रंग का पदार्थ कहलाता है। तो ये मैंने सबको बताया था कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। देखो एक्चुअल में ब्लड का कलर रेड नहीं होता, येलोइश होता है। कैसा होता है, येलोइश, जिसको रक्त प्लाज्मा कहते हैं। अगर उसमें से हीमोग्लोबिन को निकाल दिया जाए, तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड रेड होता है। तो वही पूछ रहा है कि आरबीसी के कोशिका द्रव में पाया जाने वाला लाल रंग का पदार्थ कहलाता है हीमोग्लोबिन। ये सबको पता होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन की ही वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है। इस बार हीमोग्लोबिन के बारे में ही पूछ लिया है। अब अगला क्वेश्चन है, रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब होता है रिसीवर, यानी कि वो सबसे ले सकता है। और डोनर का मतलब होता है जो यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो सबको दे सकता है। और ये रिसीवर की बात पूछ रहा है, यूनिवर्सल रिसीवर।
यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में पूछ रहा है तो वो है ए बी। ये भी सबको पता होगा कि ये क्या करता है, ये सबसे ले लेता है, यानी कि ए बी ओ सबसे क्या करता है, ये ले लेता है। ए बी हो या ए हो या बी हो ओ हो, ये सबसे क्या करता है, ब्लड को रिसीव कर लेता है। यानी कि ऐसे ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो किसी का भी ब्लड उसको चढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हो सकता है अगले एग्ज़ाम में जो आने वाले बच्चे हैं उसमें पूछ ले कि जो यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो वो ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन सहायक होता है। हीमोग्लोबिन किस में सहायक होता है, वृद्धि में? नहीं, ऑक्सीजन संवहन में। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का संवहन करता है। यानी कि मैंने बताया कि कोशिका तक जो ऑक्सीजन होता है पहुंचाने का कार्य आपका हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेफड़े से आयु के कह रहा है, फेफड़े से वायु के बाहर निकलने की क्रिया, यानी कि जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि निःश्वसन क्या होता है और अंतःश्वसन क्या होता है। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वहीं यहाँ पे एक्सपायरेशन के बारे में पूछ रहा है कि फेफड़े से वायु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन, निःश्वसन कहते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं जो हमारे फेफड़े तक जाता है और फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर को उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वो ऑक्सीजन क्या करता है, तो हमारी एक एक कोशिकाओं को ले जाके ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि फेफड़े से वायु के बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं, तो वो निःश्वसन कहते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन। यानी कि यहाँ पे हमने सांस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। सीधे सीधे पूछ लिया, सीधे सीधे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि सांस जो छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको निःश्वसन कहते हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन, यह आपका लार में पाया जाता है। और लार ग्रंथियों के बारे में मैंने बताया था, कितनी होती हैं, तो आपकी 3 ऐसे तो आपके 3 होते हैं, लेकिन जोड़े में ये 3 होते हैं, लेकिन 6 होते हैं। ठीक है, हमारे जबड़े के दोनों साइड ये पाए जाते हैं, जैसे पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर। ठीक है, ये एक एक जोड़े में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो है टाइलिन। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं। ये सबको पता है कि मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं क्या है, भोजन, वस्त्र, मकान। ये तीनों क्या है, बेसिक नीड्स हैं हमारी। हम इसके बिना, एक के भी बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। देखो ईर्ष्या जो इमोशन है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है आपके किशोरावस्था में, लेकिन ये पूछा है कि कहाँ से शुरू होता है, जेलसी कहाँ से शुरू होती है। तो मैं यहाँ पे मेरा बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें जेलसी शुरू हो जाती है। यानी कि वो अगर उनके छोटे भाई बहन आ गए है ना, तो वो उनसे थोड़े से जलते हैं, जेलस होते हैं कि इसको ही ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है, हमको ज़्यादा लाड प्यार नहीं मिल रहा है। देखो 2 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष कह सकते हैं, है ना, लेकिन 2 वर्ष के बच्चे में इस तरह का कोई
थॉट नहीं होता है ना, ऐसी कोई मेंटालिटी नहीं होती, वो जेलसी के बारे में नहीं जानता, उसको वो अपने में ही व्यस्त रहता है। और 1 से 2 वर्ष तो होगा नहीं, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका डी, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्काधोमुखी विकास में विकास क्रम होता है। देखो ये विकास के दिशा का सिद्धांत है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। मस्तिष्काधोमुखी विकास में विकास क्रम होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर क्या होता है, इसमें विकास का क्रम होता है। मस्तिष्काधोमुखी विकास यानी कि सिफेलोकॉर्डल में और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, तो केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है, केंद्र से विकास क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और ऑप्शन को पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सिर की ओर तो होगा नहीं, सिर पैर से सिर की ओर होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो तो नहीं सकता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली अवस्था है, तो देखो जन्म के बाद जो प्रारंभ होती है वो अवस्था है शैशवावस्था। यहाँ पे बच्चे का जन्म हो गया है तो वो किस अवस्था में है, अब शैशवावस्था में है। किशोरावस्था तो है नहीं, बाल्यावस्था तो है नहीं, गर्भावस्था तो है नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे ये करेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, शैशवावस्था, इन्फेंसी। अब अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यावस्था होती है, आरंभिक अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पूछा है तो आपका होता है 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, तो 6 से 12 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है, तो देखो बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आपके परिवार की होती है, महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट पहले हम देखो, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, परिवार का भी होता है, विद्यालय का भी होता है, समाज का भी होता है, उपरोक्त डी, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है कि हम लोग सारा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो सारा ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। अब मैं भी सारा ऑप्शन पढ़ूंगी, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है, तो परिवार की भी होती है, विद्यालय की भी होती है और समाज की भी होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है निम्न में से किससे एक बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। पूछ रहा है कि निम्न में से किससे बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। तो खाने से तो होगा ही, ठीक है, चिल्लाने से तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमको चुनना है खाना और खेलना। तो देखो खाने से हमारा पोषण होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया है फैटिंग करके, प्लेइंग, देखो हमारा बेस्ट ऑप्शन, हम उधर नहीं देखेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे खेलने से बच्चे की शारीरिक भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता क्या होती है, विकसित होती है, इसलिए बच्चे को खेलने देना भी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या कैसी भावना है। देखो बी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ईर्ष्या कैसी भावना है, तो ये सबको पता है, जन्मजात तो है नहीं, ये जन्म के बाद आती है। अभिवृद्धि, एटीट्यूड है नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक में से हम लोग देखेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ईर्ष्या कैसी भावना है, नकारात्मक, नेगेटिव कह सकते हैं, इमोशन है ये। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, तो वही पूछ रहा है। मानव जीवन को सुखी बनाने हेतु, मानव के सर्वांगीण विकास हेतु, मानव विकास की दिशा निर्धारित करने हेतु, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो देखो प्रसव की प्रथम अवस्था आपकी विस्तारण की अवस्था कहलाती है। उसके बाद आपकी दूसरी अवस्था होती है, देखो पहली अवस्था तो विस्तारण हो गई, दूसरी अवस्था निष्कासन की हो गई, और तीसरी अवस्था पूर्ण निष्कासन की। ये तीनों अवस्थाएं आपके प्रसव की अवस्थाएं हैं। अब नॉर्मल
जो प्राकृतिक डिलीवरी होती है, नेचुरल डिलीवरी होती है, उसकी अवस्थाएं हैं ये। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जाइगोट में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये तो सबको पता है कि 46 संख्या, इनकी संख्या 46 होती है और जोड़े में ये 23 होते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य है। किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य है, कहानियाँ सुनना नहीं, साइकिल चलाना, चलना सीखना। तो चलना तो हम सीखते नहीं है किशोरावस्था में, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ना किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य है ना। अब अगला क्वेश्चन है माता पिता के लिए समस्यात्मक अवस्था माना जाता है। तो वो है किशोरावस्था। अब अगला क्वेश्चन है कैल्शियम अवशोषण में सहायक होते हैं। कैल्शियम अवशोषण में कौन सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायक होता है, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वह पदार्थ जो शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। वह पदार्थ जो शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पोषक तत्व। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पोषक तत्व कहलाता है। वसा अकेले ये कार्य करता नहीं है, कैलोरी अकेले कार्य करता नहीं है, प्रोटीन इतना सारा कार्य अकेले कर नहीं सकता, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पोषक तत्व। पोषक तत्व में सारे पोषक तत्व आ गए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अस्थि व दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला खनिज लवण है। अस्थि व दांतों को सुदृढ़ बनाने वाला क्या है खनिज लवण? तो आपका है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? तो हमारे अस्थियों एवं दांतों को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है, कैल्शियम और फास्फोरस। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है? निम्न में से किसे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है? तो वो है आपका विटामिन ए। देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूज करने के लिए उपरोक्त सभी जगह जगह पे दे दिया है, और बच्चे जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये सारा सही होगा, और इस पे मार्क कर देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को आई होप आप लोग पढ़े होंगे और अच्छे से पेपर दिया है। देखो तुमको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये क्वेश्चन, अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। तुम कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेरी होगी उसको करके बताना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है कि रक्षात्मक यानी कि डिजीज़ प्रोटेक्टिव फूड पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था डिजीज़ प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में, एनर्जी गिविंग फूड के बारे में, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ये सब पढ़ाने से ही आया है, जो भी तुम लोग पढ़े हो वो आया है, क्लास वाले बच्चों को पता है ना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है विटामिन और खनिज भी होता तो सही होता। विटामिन और खनिज क्या है? तो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड है। वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो एनर्जी गिविंग फूड है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा मूल्य प्रदान करता है? तो देखो प्रोटीन जो है वो पर ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना? 4 किलो। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोज, ठीक है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पर ग्राम 4 किलो कैलोरी देते हैं। लेकिन आपका जो वसा होता है वो पर ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। देखो कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा वैल्यू प्रदान करता है, मूल्य प्रदान करता है? तो वो है बी।
इससे हमको क्या मिलता है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। लेकिन ये ज़्यादा लेना सही नहीं होता है, तो बेस्ट अगर माना जाए तो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू पूछ रहा है तो वो है वसा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वसा से हमको कितना प्रोटीन ऊर्जा मिलता है, तो 9 किलो कैलोरी। ये याद रखना, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब इस बार पूछा है। देखो ये सारे क्वेश्चन आंसर पता रहेंगे, कॉन्सेप्ट देखो कॉन्सेप्ट वही रहता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कभी भी पेपर को गलत करके नहीं आओगे। प्रीवियस ईयर इसीलिए सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन आंसर वही रहता है, क्वेश्चन वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है। इधर से उधर पलट के क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी पूछते वही हैं, वही उसी क्वेश्चन को फिर से दोहरा देंगे। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बस इधर उधर थोड़ा सा चेंज किए हैं सब। अब अगला क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है, तो ये तो सबको पता है, कुपोषण। पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है और अधिकता से भी कुपोषण होता है, और जब वो बैलेंस रहता है तो वो सुपोषण की अवस्था कहलाती है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। देखो मैंने बताया था कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो प्रोटीन है, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने का कार्य, जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए आपका प्रोटीन वर्क करता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि प्रोटीन क्या करता है, तो शारीरिक जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है। अब अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। तो अभी मैंने बताया कि 4 किलो कैलोरी ये क्या करता है, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कह रहा है 1 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है 4 कैलोरी। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी आपका 4 कैलोरी क्या करता है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा क्या करता है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, विकास होता है। विकास क्या होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बराबर। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब अगला क्वेश्चन है 37, गर्भावस्था होती है। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बारी रिपीट होता है, कभी ऐसा ना हो कि ये पूछा ना गया हो। ये आपके सेमेस्टर सिस्टम का तीसरा ईयर है ना, तो ये फर्स्ट ईयर से ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार ये रिपीट होता है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। कह रहा है कि गर्भावस्था होती है 280 दिनों की। ये तो फर्स्ट पेपर में ही आपको लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है दिवस स्वप्न की अवस्था है, तो ये तो सबको पता है कि वयः संधि की अवस्था, वयः संधि की यानी कि प्यूबर्टी क्या है, तो डे ड्रीमिंग की अवस्था है। बच्चा इसमें डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई एवं वजन, हाइट एंड वेट भाषा विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, बाकी परिपक्वता भी करता है, मोटिवेशन भी करता है और स्वास्थ्य भी करता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या। ये भी देखो क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है, ये भी क्वेश्चन हर बारी ही पूछा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में अस्थायी यानी कि टेम्पररी जो तिथ होते हैं, जिनको दूध के दांत कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो वो 20 होती है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास की सबसे छोटी इकाई है। विकास का नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई सबको पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो अक्षर या वर्ण है, यानी कि क ख ग घ अंग, ये क्या है, अक्षर है, एक एक वर्ण है, तो लेटर्स जिनको कहा जाता है। तो ये आपके भाषा की सबसे छोटी इकाइयां हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो छोटे बच्चों में पूछ लिया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत आधारित है। तो जीन पियाजे से को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इन्होंने विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने ब्रेन के डेवलपमेंट की 4 अवस्थाओं को बताया था। यानी कि बौद्धिक क्षमता का विकास इन्होंने कहा था कि 4 अवस्थाओं में होकर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत आधारित है संज्ञानात्मक विकास पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। जीन पियाजे से हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तो आपको रट लेना चाहिए। अगर जीन पियाजे आपके सिलेबस में है तो उनको रट लो, क्योंकि वो तो आएंगे ही आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। आपका सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट, आपका प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट, फिर फॉर्मल। ये सारी आपके जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। जैसे आपका कह सकते हो सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, उसके बाद प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर कंक्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर फॉर्मल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। अब अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण है। तो यहाँ पे देखो, सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण है। कह रहा है चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, उत्पादन उन्नयन। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी दिया है। तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? भाषा दोष नहीं है। तो देखो कोइंग यहाँ पे भाषा दोष नहीं है। क्या नहीं है? भाषा दोष नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है। लिपसिंग का मतलब होता है, लिपसिंग का तुतलाना। लिपसिंग का अर्थ होता है तुतलाना। देखो यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। लिपसिंग का अर्थ होता है तुतलाना, स्टैमरिंग का अर्थ होता है हकलाना, और देखो स्टंटिंग का अर्थ होता है बौनापन। कोइंग देखो भाषा विकास की प्रथम अवस्था है, तो ये तो किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। कोइंग भाषा विकास की प्रथम अवस्था है, जिसमें बच्चे एक वर्ड को ऐसे बोलते हैं, है ना, आ बा ऐसे करके। तो यहाँ पे ये भाषा विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन ये दोनों है, लिपसिंग और स्टमरिंग। स्टंटिंग भी नहीं है, स्टंटिंग भी नहीं है। स्टंटिंग क्या है? तो बौनापन। ये भाषा से रिलेटेड नहीं है, बाकी ये सब भाषा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो ये भी ऑप्शन करेक्ट जाएगा और ये भी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, लेकिन हमको चुनना है एक। जबकि ये तीनों क्या है? भाषा से रिलेटेड है, तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाकी ये भी बी ऑप्शन भी यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है ना। भाषा विकास की अवस्थाएं हैं, ये प्रथम अवस्था है जो कि ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, ये कोई विकार नहीं है। हाँ, अगर बड़े लोगों में ऐसा होता है तो ये अगर बच्चे क्विंग करते हैं तो ये ऐसा तो होगा नहीं, है ना, ये विकार में होगा। तो ये छोटे बच्चों के विकास की भाषा विकास की प्रथम अवस्था है, तो जो कि विकार तो नहीं कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। देखते हैं आयोग ऐसा नहीं है कि वो लोग गड़बड़ नहीं कर सकते, लेकिन देखो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किस आंसर के साथ जाते हैं। हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। स्टंटिंग आपके बौनेपन से, यानी कि ये जिसमें बच्चे की हाइट बढ़ती नहीं है उसी को बौनापन कहा जाता है, ये सबको पता है। तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये मुझे बेस्ट लग रहा है क्योंकि ये तीनों ही लैंग्वेज से रिलेटेड है। और यहाँ पे पूछा भी है कि भाषा विकास का दोष नहीं है, तो स्टंटिंग भाषा विकास का दोष नहीं है, ये शारीरिक दोष है। अब पूछ रहा है पूर्वशालेय यानी कि प्री स्कूल एज, जो कि नर्सरी होता है, LKG UKG, पूर्वशालेय बालकों का संवेग संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं?
तो मूर्त वस्तुओं से होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो हैं, जो दिख रही हैं, जो भौतिक रूप से क्या हो रही हैं, विजिबल हैं। तो उन वस्तुओं से बच्चों, जो प्री स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं, उनका संवेग उनसे जुड़ा रहता है। अमूर्त वस्तुओं से जब किशोरावस्था में बच्चे आते हैं तब वो अमूर्त चीज़ों को समझते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण है। विटामिन सी की कमी के कारण है, तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी। एनीमिया आपका किससे होता है, तो हेमोग्लोबिन की कमी से, यानी कि रक्त की कमी से कह सकते हो। अगर रक्त ऑप्शन में है तो वो ठीक है, रक्त भी है और आपका हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन आपका बेस्ट आंसर है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। बेरी सबको पता है बी की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। अब अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आयु भी है, शारीरिक क्रियाशीलता, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, बबलाना प्रक्रिया है। बबलाना देखो, कूइंग, बाबलिंग, ये सब आपके भाषा विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, स्टेजेस हैं। अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास की नहीं, ठीक है, बबलाना प्रक्रिया है। सामाजिक विकास भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे भाषा विकास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बबलाना क्या है, तो भाषा विकास की प्रक्रिया है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। कमी में से पूछा है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो है पोलेग्रा। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं और नियासिन की कमी से पोलेग्रा हो जाता है। रिकेट्स डी की कमी से होता है, स्कर्वी आपका सी की और रतौंधी ए की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पोलेग्रा क्या होता है, नियासिन की कमी से होता है और ये फिक्स क्वेश्चन है, हर बार ही पूछा जाता है, अगली बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और मैंने आपके माइनर सब्जेक्ट का भी कुछ प्रैक्टिस कराया हुआ है और मैं बहुत जल्द उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ, तो बने रहना, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। दीनदयाल से रिलेटेड जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनका माइनर सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है सबके लिए, बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए कंपलसरी है, वो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंट्रोडक्शन। तो उससे मैं कुछ एमसीक्यूज आपको करा दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इसको शेयर भी कर देना जो ये पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।